Good morning, everyone. My name is CA अभिजीत साहू एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय रिवीजन क्लासेस। तो आज अपने चैप्टर 1 का रिवीजन कर रहे हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टैक्स। टैक्स का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था। टैक्स का मतलब इज़ कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी। अगर आप सोसाइटी में रह रहे हैं तो उसके बदले में आपको एक रेंट का पेमेंट करना पड़ता है एंड दैट रेंट इज़ कॉल्ड टैक्स। अच्छा, टैक्स दो टाइप का रहता है, एक रहता है डायरेक्ट टैक्स, एक रहता है इनडायरेक्ट टैक्स। इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स टैक्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर्स, बट इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स आप टैक्स बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स आपको अपने जेब से भरना पड़ता है, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स। लेकिन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इनडायरेक्ट टैक्स आपको आपके जेब से भरने का जरूरत नहीं है। जब भी एक शॉपकीपर जीएसटी का पेमेंट करता है, वो अपने जेब से जीएसटी का पैसा नहीं देता, वो अपने कस्टमर से जीएसटी का कलेक्शन करता है और वो जीएसटी का पेमेंट वो गवर्नमेंट को करता है। तो इनके सब इनडायरेक्ट टैक्स बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है। और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। एक हो गया जीएसटी और दूसरा हो गया आपका कस्टम ड्यूटी, जो आप फाइनल लेवल में पढ़ने वाले हैं। ओके, व्हाई टैक्स है लेविड। टैक्स गवर्नमेंट क्यों लेवी करता है? ताकि सोसाइटी का डेवलपमेंट किया जा सके। जैसे कि डिफेंस में हम पैसा लगाते हैं, हम एजुकेशन में, गवर्नमेंट एजुकेशन में कुछ पैसा लगाता है, हेल्थ केयर फैसिलिटी को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। तो जो टैक्स का कलेक्शन होता है वो इन सब मैटर में खर्चा किया जाता है। उसके बाद क्या गवर्नमेंट के पास पावर है टैक्स लेवी करने का? क्या गवर्नमेंट के पास पावर है टैक्स कलेक्ट करने का? जी बिल्कुल, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टैक्स कलेक्ट करने का। एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है दैट वो एक पर्सन के इनकम से इनकम टैक्स का कलेक्शन कर सकता है, बट अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम को छोड़ के जो अदर इनकम्स के ऊपर टैक्स कलेक्ट करने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है अंडर एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट। अच्छा, अब इस पावर को इस्तेमाल करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया इनकम टैक्स लॉ, जिस लॉ के तहत वो इनकम टैक्स का कलेक्शन करता है। अब इस इनकम टैक्स लॉ के 5 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 1962 और इसमें टोटल 298 सेक्शन है। ओके, उसके बाद आता है आपका इनकम टैक्स रूल्स 1962। इनकम टैक्स एक्ट 1961 सीबीडीटी को ये पावर देता है दैट वो रूल्स फ्रेम कर सकते हैं फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट, फॉर स्मूथ कंप्लायंस ऑफ दिस एक्ट। और सीबीडीटी ने इस पावर का इस्तेमाल करते हुए बनाया इनकम टैक्स रूल्स 1962। और इस रूल्स का जरूरत ये है, बाय यूजिंग दिस रूल्स इनकम टैक्स एक्ट का बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है और स्मूथ टैक्स का कलेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट कंपोनेंट इज योर सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन। अच्छा, जब भी सीबीडीटी को कोई भी मैटर के ऊपर क्लैरिफिकेशन देना रहता है, इफ़ देर इज़ एनी कन्फ्यूजन अमंग्स द पब्लिक रिगार्डिंग एनी मैटर, और उस मैटर के ऊपर सीबीडीटी को कोई भी क्लैरिफिकेशन देना है, इन दैट केस सीबीडीटी यूज सर्कुलर। नोटिफिकेशन, जो इनकम टैक्स रूल्स सीबीडीटी ने बनाया उस रूल्स में अगर सीबीडीटी को कोई भी चेंजेस करना है या फिर अगर कोई नया रूल फ्रेम करना है, इन दैट केस सीबीडीटी यूज करता है नोटिफिकेशंस का। नेक्स्ट इज योर फाइनेंस एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में अगर कभी भी कोई भी चेंजेस करना रहता है, दैट चेंज इज डन बाय फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट हर साल आता है, हर साल सुनते हैं दैट बजट आया, दैट बजट इज योर फाइनेंस एक्ट। और फाइनेंस एक्ट में ये क्लियरली मेंशन रहता है द चेंजेस व्हिच हैज़ बीन डन इन इनकम टैक्स एक्ट 1961। ओके, अब एक फाइनेंस एक्ट बनता कैसा है? सबसे पहले तो एक फाइनेंस बिल रहता है। वो फाइनेंस बिल इन बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट प्रेजेंट किया जाता है। एक बार वो दोनों हाउस में अप्रूव हो गया, उसके बाद वो उसमें प्रेसिडेंट साइन करते हैं एंड वंस प्रेसिडेंट उसको साइन करते हैं वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है। और उस फाइनेंस एक्ट में जो भी चेंजेस हुए रहते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, उसको हम कंसिडर करके अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज योर लीगल डिसीजंस ऑफ कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स के कुछ लीगल डिसीजंस रहते हैं, उनको भी हमें कंसिडर करना रहता है। वेरियस मैटर्स पे कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल का वेरियस जजमेंट रहता है, तो उन जजमेंट्स को भी हमें कंसिडर करना रहता है वाइल रीडिंग इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया। ओके, अच्छा, अभी जो इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट का चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है? एवरी पर्सन हैज़ टू पे टैक्स ऑन देयर टोटल इनकम। ओके, जितने भी लोग हैं उनको अपने टोटल इनकम के ऊपर टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, कौन से साल का टोटल इनकम? आपने प्रीवियस ईयर में जो भी पैसा कमाया उसके ऊपर आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा असेसमेंट ईयर में एट एप्लीकेबल टैक्स रेट। ओके, तो अब इस चार्जिंग सेक्शन को पढ़ने से मेरे दिमाग में ना 4 क्वेश्चंस आते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सन। अब मुझे ये बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल इनकम। अब आप बोल रहे हो टोटल इनकम जो हमने कमाया प्रीवियस ईयर में उसके ऊपर हमें टैक्स देना है असेसमेंट ईयर में, तो ये प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का मतलब क्या है? एंड हमें टैक्स देना है एज पर एप्लीकेबल टैक्स रेट, एंड व्हाट इज दिस एप्लीकेबल टैक्स रेट? ओके, तो अब ये 4 क्वेश्चन का आंसर हमें ढूंढना है। सबसे पहले पर्सन के डेफिनेशन में कौन कौन कवर होता है, क्योंकि जो पर्सन के डेफिनेशन में कवर हो गया उसको इंडिया में टैक्स पे करना है, जो भी पर्सन के डेफिनेशन में कवर नहीं हुआ उसको इंडिया में टैक्स पे करने का जरूरत नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट
हमें ये जानना पड़ेगा अब पर्सन के डेफिनेशन में कौन कौन कवर होता है। सबसे पहले आ गया इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मीन्स मैं बात कर रहा हूँ नेचुरल पर्सन का, ह्यूमन बींग का। इट ऑल्सो इंक्लूड्स माइनर एंड अनसाउंड माइंड। उसके बाद आ जाता है आपका HUF। HUF इज ए ग्रुप ऑफ मेल हैविंग कॉमन एंसेस्टर इंक्लूडिंग देयर वाइफ एंड डॉटर। और एक HUF का हेड रहता है कर्ता। ओके अब HUF के जितने भी मेंबर्स हैं सबके पास HUF के प्रॉपर्टी के ऊपर राइट है, बट राइट टू पार्टीशन सिर्फ और सिर्फ को पैसनर्स के पास ही रहता है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ को पैसनर? को पैसनर्स वो लोग होते हैं, HUF के उन मेंबर्स को पैसनर्स बोला जाता है जिनका कर्ता के साथ ब्लड रिलेशन है इंक्लूडिंग कर्ता। ओके नेक्स्ट इज योर फार्म। अच्छा अभी जो फार्म का डेफिनेशन है, फार्म का डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में तो नहीं दे रखा, बट ये बोला गया है फार्म का डेफिनेशन इज सेम एज डेफिनेशन गिवन इन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड फार्म ऑल्सो इंक्लूड्स LLP। तो जहां भी हम फार्म बोलेंगे इट मीन्स पार्टनरशिप फार्म एज वेल एज LLP। अच्छा अब ये जो डेफिनेशन दे रखा है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, वो क्या डेफिनेशन था? फार्म का क्या डेफिनेशन दे रखा था पार्टनरशिप एक्ट 1932 में? Partnership farm means relationship between persons who have agreed to share profit of a business carried on by all or any one them acting for all. Okay, next is your company. अब कंपनी में कौन कौन इंक्लूड होते हैं? सबसे पहले तो इंडियन कंपनी, उसके बाद फॉरेन कंपनी, एनी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, बॉडी which has been declared by the CBDT to be company। ये 3 पर्सन्स को हम कंपनी में कवर करते हैं। नेक्स्ट AOP and BOI. Okay, AOP and BOI, it is a group of person or group of individual who have a common objective and who have not formed a partnership. Okay, अगर ये एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है इसको हम BOI बोलेंगे, अगर ये ग्रुप ऑफ पर्सन है तो इसको हम AOP बोलेंगे। नेक्स्ट इज योर लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी मीन्स म्यूनिसिपलिटी कमिटी, योर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ग्राम पंचायत, ऑल दीज आर योर एग्जाम्पल्स ऑफ लोकल अथॉरिटी। एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन इज नॉट ए नेचुरल पर्सन बट इट हैज़ ए सेपरेट लीगल एंटिटी। ओके अब इसका एग्जांपल हो गया आपका बार काउंसिल, यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा। मैंने आपको ट्रस्ट का भी एग्जांपल क्लास में दिया था। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसएससी? एसएससी का मतलब क्या होता है? एसएससी मीन्स दैट पर्सन हु हैज़ टू पे टैक्स और एनी अदर सम एज पर दिस एक्ट। एज पर दिस एक्ट जिसको कोई भी टैक्स का पेमेंट करना है या फिर एनी अदर सम का पेमेंट करना है उसको हम एसएससी बोलते हैं। ओके एंड एसएससी ऑल्सो इंक्लूड्स ऑल दिस। ये एक बार आप रीड कर लेना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेसमेंट? असेसमेंट मीन्स ए प्रोसीजर टू डिटरमाइन द इनकम ऑफ ए एसएससी। जिस प्रोसीजर के थ्रू हम एक एसएससी का इनकम डिटरमाइन करते हैं उसको हम असेसमेंट बोलते हैं। ठीक है। अच्छा पर्सन का डेफिनेशन हो गया, एसएससी का डेफिनेशन हो गया, असेसमेंट का डेफिनेशन हो गया। ठीक है ओके हालांकि यहाँ पर हमारे 4 क्वेश्चन थे। एक तो था कि पर्सन के डेफिनेशन में कौन कौन इंक्लूड होता है, वो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया। अच्छा अब बताओ सर टोटल इनकम का मतलब क्या होता है? नाउ टोटल इनकम इज इक्वल टू इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये 5 हेड से आपका जो भी इनकम आ रहा है उसको ऐड कर दो, दैट इज योर टोटल इनकम। ओके नेक्स्ट नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर? क्योंकि सर आपने बोला कि प्रीवियस ईयर में जो भी हम कमा रहे हैं उसके ऊपर हमें टैक्स देना है, असेसमेंट ईयर में एज पर एप्लीकेबल टैक्स रेट। तो आप जरा ये बता दो सर असेसमेंट ईयर का मतलब क्या है, प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है? सबसे पहले आप जिस ईयर में आप पैसा कमा रहे हैं दैट ईयर इज योर प्रीवियस ईयर, और जो पैसा आपने कमाया उसके ऊपर आप जिस ईयर में टैक्स दे रहे हैं दैट इज योर असेसमेंट ईयर। ओके जिस ईयर में आप पैसा कमा रहे हैं दैट इज योर प्रीवियस ईयर। अच्छा उसके ऊपर आपको टैक्स देना है इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड दैट इज योर असेसमेंट ईयर। ओके ईयर इन विच इनकम इज अर्नड that is your previous year and such income is taxable in immediately following year that is your assessment year. Okay अच्छा हालांकि यहाँ पर एक एक्सेप्शन है जनरली। अच्छा हाँ उससे एक्सेप्शन से पहले मैं आपको ये बता दूँ हमारे एग्जाम के लिए जो अपना प्रीवियस ईयर है दैट इज योर 25, 26 एंड योर असेसमेंट ईयर इज 26, 27। ओके बट ये जो एवर प्रोविजन है इसके लिए एक एक्सेप्शन है। सपोज एक कंपनी स्टार्ट हुआ 1 अगस्त 2025 को। ओके 1 अगस्त 2025 को कंपनी स्टार्ट हुआ। इन दैट केस इस कंपनी का जो प्रीवियस ईयर है दैट विल बी फ्रॉम 1 अगस्त 2025 टू 31 मार्च 2026। ओके 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 ये इसका प्रीवियस ईयर नहीं होने वाला। इसका प्रीवियस ईयर होने वाला ये जिस दिन बिजनेस स्टार्ट हुआ उस दिन से लेके 31 मार्च 2026। ओके ठीक है ये वाला पॉइंट थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर चलो अपने को ये पता चल गया
पर्सन में कौन कौन कवर होते हैं। अपने को ये पता चल गया कि टोटल इनकम का मतलब क्या होता है, अपने को ये पता चल गया असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर क्या होता है। अब जरा सर ये बताओ व्हाट इज द एप्लीकेबल टैक्स रेट। ओके, ये रहा आपका एप्लीकेबल टैक्स रेट। ओके, अच्छा, ये एप्लीकेबल टैक्स रेट पढ़ाने से पहले मैं एक बार आपको ये याद दिला दूँ, हमारे दो रिजीम से, एक है ओल्ड रिजीम, एक है न्यू रिजीम। अभी अपने ओल्ड रिजीम का रिवीजन कर रहे हैं, जो न्यू रिजीम है उसका रिवीजन बाद में आने वाला है। ओके, जहाँ तक बात है एप्लीकेबल टैक्स रेट का, एप्लीकेबल टैक्स रेट फॉर ए इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI and AJP is 0 to 2,50,000. दिस इज योर बेसिक एग्जामिशन लिमिट, कोई भी टैक्स देने का जरूरत नहीं है। 2,50,000 से 5 लाख आपको 5% टैक्स देना है। 5 लाख टू 10 लाख आपको 20% टैक्स देना है। एबव 10 लाख आपको 30% टैक्स देना है। सो इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI एंड AJP को ये टैक्स स्लैब एप्लीकेबल है एंड कंसिडरिंग दिस स्लैब रेट उन्हें अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना रहता है। एक सेकंड सर, यहाँ पर तो आपने इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP का टैक्स रेट बताया। अच्छा, जो अदर एसेस रह गए उनका टैक्स रेट अपने आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर आपका जो इंडिविजुअल है वो एक रेसिडेंट है एंड उसका एज 60 और मोर है एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इन दैट केस इस स्लैब रेट में थोड़ा सा चेंज होने वाला है एंड दैट चेंज इज, ये बन जाएगा आपका 3 लाख और ये भी बन जाएगा आपका 3 लाख। सो 0 to 3 लाख नील, 3 लाख टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, एबव 10 लाख 30%। अच्छा, ये स्लैब रेट किसके लिए? ये स्लैब रेट उन इंडिविजुअल के लिए जो रेसिडेंट है एंड जिनका एज 60 और मोर है एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ओके, बेसिकली यहाँ पर उनका जो बेसिक एग्जामिशन लिमिट है वो 2,50,000 से बढ़कर 3 लाख हो गया। अच्छा, वो इंडिविजुअल जो रेसिडेंट है एंड जिनका एज 80 ईयर्स और मोर है एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इन दैट केस जो उनका स्लैब रेट बनेगा दैट विल बी लाइक दिस, 0 to 5 लाख नील, 5 लाख टू 10 लाख 20% एंड एबव 10 लाख 30%। ओके, यहाँ पर उनका जो बेसिक एग्जामिशन लिमिट है वो बढ़ के 5 लाख हो जाता है। ओके, ध्यान रखना, इंडिविजुअल, रेसिडेंट और उनका एज 80 और मोर एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उनको ये स्लैब रेट एप्लीकेबल होगा। ओके, अच्छा, यहाँ पर हमें क्लैरिफिकेशन पढ़े थे, अगर किसी इंडिविजुअल का 80th और 60th बर्थडे 1 अप्रैल 2026 को है, in that case it will be considered that that individual has attained the age of 60 or 80 as on 31st March 2026. in that case previous year 25-26 के लिए उसे सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन कंसिडर कर दिया जाएगा। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, एक इंडिविजुअल जिसका 60th बर्थडे और 80th बर्थडे 1 अप्रैल 2026 को है, इन दैट केस हम ये कंसिडर करेंगे ही हैज़ अटेंडेड द एज ऑफ 60 और द एज ऑफ 80 एज ऑन 31st मार्च 2026 एंड फॉर प्रीवियस ईयर 25-26 उसे सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन कंसिडर कर लिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज योर सरचार्ज। अच्छा, जहाँ तक बात है सरचार्ज का, अगर आपका टोटल इनकम अप टू 50 लाख है, इन दैट केस आपको कोई भी सरचार्ज का पेमेंट करने का जरूरत नहीं। अगर आपका टोटल इनकम एक्सीड करता है 50 लाख बट दैट इज अप टू 1 CR, इन दैट केस आपको 10% का सरचार्ज का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपका टोटल इनकम एक्सीड करता है 1 CR बट दैट इज अप टू 2 CR, 15% सरचार्ज का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपका टोटल इनकम एक्सीड करता है 2 CR बट इट इज अप टू 5 CR, इन दैट केस आपको 25% सरचार्ज का पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आपका टोटल इनकम एक्सीड करता है 5 CR, इन दैट केस आपको 37% सरचार्ज का पेमेंट करना पड़ेगा। और ध्यान रखना, ये सरचार्ज का कैलकुलेशन किसके ऊपर होता है? टैक्स कैलकुलेटेड एज पर स्लैब रेट। ऊपर हमने जो स्लैब रेट पढ़ा, एज पर दैट स्लैब रेट जो भी आपका टैक्स बनता है उस टैक्स अमाउंट के ऊपर आपको ये 10%, 15%, 25% या फिर 37% का सरचार्ज का कैलकुलेशन करना रहता है, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ। अच्छा, अभी मार्जिनल रिलीफ कहता क्या है? इफ इंक्रीज इन टैक्स इज मोर देन इंक्रीज इन इनकम, इन दैट केस मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। इसको एक छोटे से एग्जांपल से मैं जल्दी आपको समझाता हूँ। सपोज मेरा इनकम 51 लाख है, सपोज मेरा इनकम 51 लाख है
ओके, इन दैट केस टैक्स एज पर स्लैब रेट के हिसाब से जो मेरा टैक्स आएगा दैट इज ओके, तो ये आ गया आपका टैक्स एज पर स्लैब रेट। अब इसके साथ मैं ऐड करने वाला हूँ सरचार्ज एट द रेट 10%। यहाँ पर 10% का सरचार्ज लगने वाला है, और अगर इसका मैं 10% का सरचार्ज निकालूँ देन इट विल बी 134250। और सरचार्ज ऐड करने के बाद जो आपका टैक्स बनता है दैट इज़ 14676750, ये आपका टैक्स बनता है। ओके, बट एक पल के लिए सोचिए, अगर इसका इनकम 51 लैक्स ना होके सिर्फ 50 लैक्स होता, इन दैट केस टैक्स एज पर स्लैब रेट क्या होता? इन दैट केस टैक्स एज पर स्लैब रेट आपका बनता 131250, और यहाँ पर सरचार्ज लगता ही नहीं, बिकॉज इफ़ योर टोटल इनकम इज अप टू 50 लैक्स इन दैट केस आपको कोई भी सरचार्ज का पेमेंट करना नहीं रहता, तो यहाँ पर कोई भी सरचार्ज नहीं लगता, और उसका टैक्स आ जाता 131250। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, जब यहाँ पर इनकम इंक्रीज हो रहा है 1 लाख से, आपका इनकम इंक्रीज हो रहा है 1 लाख से, बट व्हाट इज द इंक्रीज इन टैक्स? यहाँ पर टैक्स में कितना इंक्रीज हो रहा है? देयर इज ए इंक्रीज इन टैक्स ऑफ 1,64,250। ओके, तो दिस इज ए perfect example for marginal relief, because here increase in tax is more as compared to increase in income. In this case, what will be your marginal relief? Your marginal relief is equal to increase in tax, that is 1,64,250, less increase in income, that is 1 lakh. So your marginal relief is 64,250, और ये marginal relief आपको टैक्स से लेस करने के बाद 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करना है, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट योर टोटल टैक्स पेबल। ओके, तो ये बन गया आपका मार्जिनल रिलीफ, टैक्स आफ्टर सरचार्ज आपका 14,76,750 था। अब यहाँ से मुझे लेस करना है मार्जिनल रिलीफ, दैट इज़ योर 64,250। मार्जिनल रिलीफ लेस करने के बाद दिस इज योर टैक्स एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, 56,500। अब ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करने के बाद आपका आ गया टोटल टैक्स पेबल 1469,000। ओके, दिस इज़ योर टोटल टैक्स पेबल। सो ध्यान रखना, जब भी हम मार्जिनल रिलीफ का कैलकुलेशन करेंगे तब हमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को कंसिडर नहीं करना। मार्जिनल रिलीफ लेस करने के बाद हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करते हैं 4%। ओके, ध्यान रखना ये चीज़। ओके, चलो, सो मार्जिनल रिलीफ का कैलकुलेशन हो गया विथ एग्जांपल। ठीक है, तो ध्यान रखना, मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट तभी आएगा इफ़ इंक्रीज इन टैक्स इज मोर एज कंपेयर टू इंक्रीज इन इनकम। ये रहा एग्जांपल, और 2 एग्जांपल्स भी थे, ये लोग आप ये सब एग्जांपल्स आप देख लेना। अच्छा, उसके बाद आ जाता है अदर एसएससीज का एप्लीकेबल टैक्स रेट। अच्छा, हम जो टैक्स रेट पढ़े, जो स्लैब रेट हम पढ़े, दैट इज फॉर इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई एंड एजेपी। ओके, व्हाट अबाउट फार्म, एलएलपी एंड लोकल अथॉरिटी? फार्म, एलएलपी एंड लोकल अथॉरिटी को जो टैक्स रेट एप्लीकेबल है दैट इज 30%। दिस इज ए फ्लैट रेट, दिस इज नॉट ए स्लैब रेट। ओके, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई एंड एजेपी के केस में स्लैब रेट था, बट यहाँ पर फ्लैट रेट है 30%। अच्छा, जहाँ तक बात है सरचार्ज, अगर एक फार्म, एलएलपी या फिर लोकल अथॉरिटी का टोटल इनकम एक्सीड करता है 1 CR, इन दैट केस उनको सरचार्ज एप्लीकेबल है एट द रेट 12%। ओके, अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में अगेन एक स्लैब रेट है। अब ये स्लैब रेट क्या कहता है? ये स्लैब रेट ये कहता है 0 to 10,000। अगर उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का टोटल इनकम 0 to 10,000 है, उसे टैक्स देना है 10%। 10,000 to 20,000,
उसे टैक्स देना है 20%। एबव 20,000 उसे टैक्स देना है 30%। दिस इज द स्लैब रेट एप्लीकेबल टू ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, अच्छा, जहाँ तक बात है सरचार्ज का, सरचार्ज फॉर ए कोऑपरेटिव सोसाइटी दैट इज अगर उसका टोटल इनकम एक्सीड करता है 1 CR बट दैट इज अप टू 10 CR, इन दैट केस रेट ऑफ सरचार्ज इज 7%। अगर उसका टोटल इनकम एक्सीड करता है 10 CR, इन दैट केस रेट ऑफ सरचार्ज शैल बी 12%। ओके, अच्छा, जहाँ तक बात है डोमेस्टिक कंपनी का, एक डोमेस्टिक कंपनी का जो टैक्स रेट है दैट इज 30%। डोमेस्टिक कंपनी को 30% टैक्स पे करना रहता है, बट वो डोमेस्टिक कंपनी जिनका टर्नओवर फॉर प्रीवियस ईयर 23-24 इज अप टू 400 CR, उनके ऊपर टैक्स रेट 25% का एप्लीकेबल रहेगा। ध्यान रखना, हम यहाँ पर जो टर्नओवर ले रहे हैं दैट इज टर्नओवर फॉर प्रीवियस ईयर 23-24, जो अपना करंट प्रीवियस ईयर है 25-26, उससे 2 प्रीवियस ईयर पहले। ओके, सो प्रीवियस ईयर 23-24 का जो टर्नओवर है, इफ़ दैट टर्नओवर इज अप टू 400 CR, इन दैट केस टैक्स रेट 25%, अदरवाइज टैक्स रेट विल बी 30%। और यहाँ पर जो सरचार्ज है सेम एज कोऑपरेटिव सोसाइटी, इफ़ टोटल इनकम एक्सीड्स 1 CR बट अप टू 10 CR, इन दैट केस सरचार्ज आपका 7% रहेगा। इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 10 CR, इन दैट केस आपका सरचार्ज 12% रहने वाला है। जहाँ तक बात है फॉरेन कंपनी का जो टैक्स रेट है दैट इज़ 35%। हालांकि कुछ ऐसे पर्टिकुलर इनकम्स है जिनके ऊपर उन्हें 50% का टैक्स पे करना रहता है। अच्छा, ये किस टाइप के इनकम रहते हैं? सबसे पहले इफ दैट इनकम इज ए रॉयल्टी इनकम और FTS इनकम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ FTS? फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। ओके, अगर इस टाइप का इनकम है, अच्छा, ये इनकम कहाँ से मिल रहा है? इनकम किसका इनकम है? ये फॉरेन कंपनी का इनकम है। अच्छा, फॉरेन कंपनी को ये इनकम कहाँ से मिल रहा है? फ्रॉम ए इंडियन कंसर्न और गवर्नमेंट। फॉरेन कंपनी को ये रॉयल्टी या फिर ये FTS एक इंडियन कंसर्न से या फिर गवर्नमेंट से मिला है। ओके, अच्छा, तो ऑब्वियस सी बात है फॉरेन कंपनी एंड इंडियन कंसर्न और गवर्नमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ रहेगा। दैट एग्रीमेंट शुड बी अप्रूव्ड बाय CG उस एग्रीमेंट को अप्रूव करे एंड डेट ऑफ दैट एग्रीमेंट शुड बी फॉर रॉयल्टी, डेट ऑफ दैट एग्रीमेंट शुड बी फ्रॉम 1 अप्रैल 1961 टू 31 March 1976, and in case of FTS, date of that agreement should be 1 March 1964 to 31 March 1976। डेट ऑफ एग्रीमेंट्स आपके ये होने चाहिए। अगर ये चारों कंडीशन कंप्लाई होते हैं, इन दैट केस इस इनकम को हम टैक्सेबल करेंगे एट 50%, नॉट एट 35%। ओके, ठीक है। अच्छा, जहाँ तक बात है सरचार्ज का, जो फॉरेन कंपनी का सरचार्ज है ये थोड़ा सा अलग है। इफ़ टोटल इनकम एक्सीड्स 1 CR बट अप टू 10 CR, इन दैट केस आपका रेट ऑफ सरचार्ज 2% रहने वाला है। इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 10 CR, इन दैट केस रेट ऑफ सरचार्ज आपका 5% रहने वाला है। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं बिटवीन डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट कम है, फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट ज़्यादा है। डोमेस्टिक कंपनी का सरचार्ज ज़्यादा है, फॉरेन कंपनी का सरचार्ज कम है। ओके, अच्छा, जहाँ तक बात है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का, जो मार्जिनल रिलीफ वाला क्वेश्चन किया वहाँ पर मैंने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का तो मैंने आपको बता ही दिया है। सो जो आपका टैक्स आ रहा है एज़ पर द स्लैब रेट, एज़ पर द फ्लैट रेट जो भी SSC को एप्लीकेबल है, उसको आपको इंक्रीज़ करना है बाय सरचार्ज इफ़ एप्लीकेबल। अगर सरचार्ज एप्लीकेबल है आपको सरचार्ज ऐड करना है। सरचार्ज ऐड करने के बाद जो अमाउंट आया दैट अमाउंट शुड बी फर्दर इंक्रीज बाय 4% एंड दैट इज़ कॉल्ड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। और ये 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सारे SSC को एप्लीकेबल है। फॉर ऑल द SSC योर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज एप्लीकेबल एट द रेट 4%। ध्यान रखना। अच्छा, रिबेट फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल। ओके, तो बेसिकली मैं इसको डिस्काउंट बताया था। अच्छा, ये डिस्काउंट किसको मिलता है? रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है, बट ये उन रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है जिनका टोटल इनकम इज अप टू 5 लाख। जिनका टोटल इनकम अप टू 5 लाख से उनको एक डिस्काउंट मिलता है। और उनको कितना डिस्काउंट मिलता है? अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल और 12,500 व्हिच एवर इज लेस, इतना डिस्काउंट उनको मिलता है। ओके, नेक्स्ट इज योर एग्रीकल्चरल इनकम, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अच्छा, एग्रीकल्चरल इनकम में 4 पॉइंट्स है भाई। सबसे पहले इनकम फ्रॉम नर्सरी। ओके, ये सबसे इजी और सबसे इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, सबसे इजी पॉइंट है इनकम फ्रॉम नर्सरी। ओके, नेक्स्ट इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ध्यान रखना, बाय
ए कल्टिवेटर और बाय रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। अगर ये लोग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सेल करते हैं और वहाँ से जो भी इनकम होता है उसको हम एग्रीकल्चरल इनकम कंसिडर करते हैं। अगर एक होलसेलर, एक रिटेलर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सेल करता है उसको हम एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानते। ध्यान रखना, इट शुड बी सोल्ड बाय ए कल्टिवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। ओके, अगर आपके पास एक एग्रीकल्चर लैंड है और अगर आपके पास एक लैंड है और आप उस लैंड को रेंट में देते हैं किसी को, और आपने वो लैंड जिसको भी रेंट में दिया वो उस लैंड को एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, इन दैट केस दिस रेंट विल बी कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चरल इनकम। दैट इज योर पॉइंट 1। रेंट डिराइव्ड फ्रॉम ए लैंड सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। नेक्स्ट, सपोज आपके लैंड के पास एक फार्म बिल्डिंग है। ओके, लैंड के जस्ट बगल में ही एक फार्म बिल्डिंग है और वो फार्म बिल्डिंग में आप रेंट में दे रहे हैं एंड दैट फार्म बिल्डिंग हैज़ बीन यूज्ड एज ए ड्वेलिंग हाउस और स्टोर हाउस। इन दैट केस दैट रेंट from that farm building shall be considered as agricultural income. Okay, ध्यान रखना, that is your fourth point. Okay, अच्छा, agricultural income from a land situated in India is exempt, but agricultural income from a land situated outside India shall not be considered as agricultural income. It will be considered as PGBP income and fully taxable. Okay, अच्छा, जहाँ तक बात है डेयरी फार्मिंग का, ब्रीडिंग रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, poultry farming are not agricultural activities, hence income from such activities are non-agricultural income, basically PGBP income, and it will be taxable. इनको हम agricultural income नहीं मानते। ओके, अच्छा, spontaneous growth of tree, अचानक से ही एक ट्री का ग्रोथ हो गया। सपोज आपके घर के बगल में एक आम का पेड़ ऑटोमेटिकली उग गया। अच्छा, अब वहाँ से जो आम आया वो आम आपने सेल किया, आपको कुछ इनकम हुआ, दैट इज नॉट एग्रीकल्चरल इनकम, इट विल बी टैक्सेबल। ओके, ध्यान रखना। अच्छा, एक पॉइंट मैंने आपको ये भी बताया था दैट अगर आप अपना लैंड किसी को रेंट में दे रहे हैं और वो उस लैंड को यूज़ कर रहा है फॉर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स विच विल बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, इन दैट केस इट विल बी कंसिडर्ड दैट द लैंड हैज़ बीन यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को रॉ फॉर्म में सेल करते हैं, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आया उसको आप एज इट इज़ उसके रॉ फॉर्म में मार्केट में सेल कर रहे हैं, दैट इज़ योर एग्रीकल्चरल इनकम एंड फुल्ली एग्जेम्प्ट। बट अगर आप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को उसके रॉ फॉर्म में सेल ना करके उसको फर्दर प्रोसेसिंग में यूज़ करके एक कोई दूसरा ही प्रोडक्ट बना के सेल कर रहे हो, इन दैट केस जो भी इनकम आ रहा है दैट इज़ योर पार्ट एग्रीकल्चरल इनकम एंड पार्ट बिजनेस इनकम। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। सपोज आप शुगर कैन कल्टीवेटर है, आप शुगर कैन एज इट इज़ मार्केट में सेल किए, जो भी आपको इनकम आया दैट इज़ योर एग्रीकल्चरल इनकम। बट अगर आप शुगर कैन को फर्दर प्रोसेसिंग करके वहाँ से शुगर बना के वो शुगर आप मार्केट में सेल कर रहे हो, इन दैट केस जो भी आपको इनकम आ रहा है पार्ट एग्रीकल्चरल इनकम एंड पार्ट बिजनेस इनकम। एंड नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू डिफ्रेंशिएट कितना एग्रीकल्चरल इनकम एंड कितना बिजनेस इनकम है। सपोज आपने शुगर कैन का कल्टीवेशन किया था, जो आपका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन था, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज 5 lakhs। ओके, अब जो शुगर कैन आपने जो भी शुगर कैन आपको मिला आफ्टर कल्टीवेशन, जो भी शुगर कैन आपको मिला उसका फेयर मार्केट वैल्यू FMB ऑफ शुगर कैन प्रोड्यूस्ड 10 lakhs। अच्छा, अब ये शुगर कैन को आपने क्या किया, मार्केट में तो सेल नहीं किया, आपने इसको फर्दर प्रोसेसिंग में यूज़ किया और शुगर बनाया। ओके, कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोडक्शन ऑफ शुगर लेट सपोज 2 lakhs, और जो शुगर बना उसको आपने सेल किया है 22 lakhs में। शुगर सेल ऑफ शुगर लेट से 22 lakhs। ओके, अब अपने को इसमें कैलकुलेट करना है भाई व्हाट इज द एग्रीकल्चरल इनकम एंड व्हाट इज द बिजनेस इनकम। ओके, सो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूं एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम, भाई एग्रीकल्चरल इनकम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप ले लो FMB ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जो भी आपका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसका FMB। अच्छा, अपना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस यहाँ पर क्या है, शुगर कैन। शुगर कैन का FMB अपने को कितना दे रखा है, 10 लाख। ओके, अब यहाँ से आपको लेस कर देना है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। ये शुगर कैन को कल्टीवेट करने में आपका खर्चा कितना हुआ, आई थिंक 5 लाख खर्चा हुआ था, तो ये 5 लाख लेस कर दो। अब
दिस इज योर एग्रीकल्चर इनकम 5 lakhs. ओके, ठीक है. नाउ व्हाट इज माई पीजीवीपी इनकम. टू कैलकुलेट पीजीवीपी इनकम सबसे पहले मुझे ये बताओ फाइनल प्रोडक्ट आपका कितने में सेल हुआ. दैट इज सेल ऑफ शुगर. सेल ऑफ शुगर हुआ है मेरा 22 लाख का. अब इस 22 लाख से मुझे लेस करना है एफएमबी ऑफ शुगर कैन. जो शुगर कैन मैंने यूज़ करके शुगर बनाया उसका एफएमबी कितना था भाई. उसका एफएमबी था 10 लाख. ये 10 लाख लेस कर दो. अच्छा, नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोडक्शन. ये शुगर बनाने में आपका खर्चा कितना हुआ. शुगर कैन से शुगर बनाने में आपका खर्चा कितना हुआ है 2 लाख. ओके, सो ये दोनों चीज़ों को लेस करने के बाद व्हाट इज योर पीजीवीपी इनकम 10 लाख. ओके, ये लो आ गया आपका एग्रीकल्चरल इनकम 5 lakhs एंड आपका पीजीवीपी इनकम 10 lakhs. ओके, अच्छा एक सेकेंड. अगर आप ये चारों पॉइंट्स को ध्यान रख के मुझे ये चारों पॉइंट्स को कंसिडर करके आप मुझे इस कल्टीवेटर का प्रॉफिट बताएं. इसका प्रॉफिट आएगा मेरे हिसाब से 22 लाख में उसने शुगर सेल किया. ओके, खर्चे तो उसके 2 हो रखे हैं वैसे. एक खर्चा हो रखा है उसका कल्टीवेशन का खर्चा 5 लाख और एक फर्दर प्रोडक्शन का 2 लाख. सो टोटल प्रॉफिट तो उसका बन रहा है, टोटल इनकम उसका बन रहा है 15 लाख का. तो बेसिकली ये 15 लाख को मुझे 2 ग्रुप में डिवाइड करना था. कितना एग्रीकल्चर इनकम है और कितना बिजनेस इनकम है. लो मैंने कर दिया. एग्रीकल्चर इनकम इज योर 5 लाख एंड योर बिजनेस इनकम इज 10 लाख. और ये जो 10 लाख का बिजनेस इनकम है ये टैक्सेबल है और ये जो 5 लाख का एग्रीकल्चर इनकम है ये फुल्ली एग्जेम्प्ट है. ओके, तो अगर आप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को उसके रॉ फॉर्म में सेल ना करके उसको फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हैं, इन दैट केस जो भी आपका इनकम आ रहा है दैट विल बी योर पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम एंड पार्टली बिजनेस इनकम. और उसको कैसे सेग्रीगेट करना है उसका फॉर्मूला ये रहा, मैंने आपको एक एग्जांपल से करवा दिया है. ओके, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉफ़ी, टी एंड रबर. अच्छा, ये 3 स्पेशल केसेस हैं. ओके, सपोज आप कॉफ़ी ग्रो करके कॉफ़ी का पेड़ ग्रो किए. कॉफ़ी का पेड़ ग्रो करने के बाद जो कॉफ़ी का फ्रूट्स आया, कॉफ़ी के फ्रूट्स को ला के उसको क्योर करके आप सेल कर रहे हैं. इन दैट केस 25% विल बी योर बिजनेस इनकम एंड 75% विल बी योर एग्रीकल्चरल इनकम. अच्छा, अब आप कॉफ़ी के फ्रूट्स लाए, कॉफ़ी के फ्रूट्स को आप क्योर करके उसको रोस्ट करके उसको ग्राउंड करके कॉफ़ी पाउडर बना के सेल कर रहे हैं. इन दैट केस 40% विल बी योर बिजनेस इनकम एंड 60% विल बी योर एग्रीकल्चरल इनकम. अच्छा, ये तो बात हो गया कॉफ़ी का. सपोज अपने टी का बात करते हैं. आपका चाय का गार्डन है, योर टी प्लांट्स का आपका गार्डन है. आप टी लिप्स लेके आए. अब उस टी लिप्स को आप फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ करके उससे टी पाउडर बना के अब उसको पैकेट करके आप मार्केट में बेच रहे हैं. इन दैट केस 40% विल बी योर बिजनेस इनकम एंड 60% विल बी योर एग्रीकल्चरल इनकम. अच्छा, नेक्स्ट इज योर रबर. आपके पास आप रबर प्लांट के कल्टीवेटर है. रबर प्लांट से आपने लेटेक्स का कलेक्शन किया. अब उस लेटेक्स को फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ करके आपने रबर बनाया. अब उस रबर को आप मार्केट में सेल कर रहे हैं. 35% विल बी योर बिजनेस इनकम एंड 65% विल बी योर एग्रीकल्चरल इनकम. ओके, ठीक है. अच्छा, ध्यान रखना एक बात. सपोज यहाँ पर अगर आप टी लिप्स को एज इट इज़ सेल कर देते, कॉफ़ी फ्रूट को एज इट इज़ सेल कर देते या फिर लेटेक्स को एज इट इज़ सेल कर देते, इन दैट केस 100% इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम कंसिडर करके एग्जेम्प्ट कर दिया जाता. ओके, लेकिन अगर आप उस टी लिप्स को, कॉफ़ी फ्रूट को या फिर लेटेक्स को फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, इन दैट केस बिजनेस इनकम एंड एग्रीकल्चरल इनकम का सेग्रीगेशन अकॉर्डिंग टू दिस परसेंटेज होने वाला है. ओके, उसके बाद मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चरल रिबेट का. अच्छा, हालांकि ये बोला जाता है दैट एग्रीकल्चरल इनकम इज़ एग्जेम्प्ट इन इंडिया, बट जब भी हम टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे तब हमें एग्रीकल्चरल इनकम को टोटल इनकम के साथ ऐड करके टैक्स का कैलकुलेशन करना पड़ेगा. ओके, दोबारा रिपीट करता हूँ. एग्रीकल्चरल इनकम इज़ एग्जेम्प्ट इन इंडिया, बट जब भी हम टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स हमें एग्रीकल्चरल इनकम को टोटल इनकम के साथ ऐड करके टैक्स का कैलकुलेशन करना है एंड उसके बाद एग्रीकल्चरल रिबेट लेस करना रहता है. बट ये तभी होगा, एग्रीकल्चरल इनकम को हम टोटल इनकम के साथ ऐड तभी करेंगे अगर ये 3 कंडीशन कंप्लाई होता है. सबसे पहले, इफ़ योर एसएससी इज़ ए इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई एंड एजेपी जिनके ऊपर स्लैब रेट एप्लीकेबल है बेसिकली. ओके, अच्छा, जहाँ तक बात है तुम्हारे एग्रीकल्चरल इनकम का, इफ़ योर एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड्स
5,000 एंड योर नॉन एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड्स द बेसिक एग्जामेशन लिमिट। अगर ये तीन कंडीशन कंप्लाई होते हैं तभी हमें एग्रीकल्चरल इनकम को टोटल इनकम के साथ ऐड करना है वाइल कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। तीन कंडीशंस मैं दोबारा रिपीट करता हूं। अगर तुम्हारे एसएससी, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीवाई एंड एजेपी हैं। दूसरा, जो तुम्हारा एग्रीकल्चरल इनकम है इट शुड एक्सीड 5,000 एंड तुम्हारा नॉन एग्रीकल्चरल इनकम जो टैक्सेबल इनकम है इट शुड एक्सीड द बेसिक एग्जामेशन लिमिट। अगर ये तीनों कंडीशन कंप्लाई होता है इन दैट केस आपको एग्रीकल्चरल इनकम को टोटल इनकम के साथ ऐड करना है वाइल कैलकुलेटिंग द टैक्स एंड उसके बाद आपको एग्रीकल्चरल रिबेट लेस करना रहता है। ओके, एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे यहाँ पर उसका जो टैक्सेबल इनकम है, जो उसका टैक्सेबल इनकम है दैट इज 10,80,000 प्लस 2,50,000, 10,80,000, 2,50,000 दैट इज 13,30,000 which is above the basic exemption limit। और जहाँ तक बात है उसका एग्रीकल्चरल इनकम का, उसका एग्रीकल्चरल इनकम है 3,10,000 which exceeds 5,000। ओके, और ये जो एसएससी है दैट एसएससी इज ए इंडिविजुअल। ओके, तो क्या तीनों कंडीशन कंप्लाई हो रहा है? एसएससी अपना इंडिविजुअल है, एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड कर रहा है 5,000 एंड जो आपका नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, टैक्सेबल इनकम है वो एक्सीड कर रहा है द बेसिक एग्जामेशन लिमिट। इन दैट केस दिस इज ए परफेक्ट केस to add the agricultural income with total income while calculating the tax। ओके, ठीक है। तो भाई उसका टोटल इनकम तो बनता है, ओके मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ कंसिडरिंग मिस्टर एक्स हीज एज 45 ईयर्स। मिस्टर एक्स का एज 45 ईयर कंसिडर करके मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पर जो बेसिक एग्जामेशन लिमिट मैं यूज़ करूँगा, बेसिक एग्जामेशन लिमिट विल बी 2,50,000। ओके, अगर आप ये वाले एज को कंसिडर करेंगे इन दैट केस जो आपका बेसिक एग्जामेशन लिमिट है दैट विल बी 3 लाख। ओके, तो मैं पॉइंट ए के हिसाब से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, सो उसका टोटल इनकम कितना है? भाई का टोटल इनकम तो बन रहा है, टोटल इनकम है 13,30,000। अब इसके साथ मुझे ऐड करना है एग्रीकल्चरल इनकम दैट इज 3,10,000। अब ये टोटल कितना आया? 16,40,000। अब इसके ऊपर मुझे टैक्स का कैलकुलेशन करना है। ये 16,40,000 के ऊपर मुझे टैक्स का कैलकुलेशन करना है। आई थिंक इस 16,40,000 के ऊपर एक सेकंड में यहाँ पर कर लेता हूँ। सो अगर मैं टोटल इनकम का बात करूँ, आपका टोटल इनकम आया 13,30,000 प्लस एग्रीकल्चरल इनकम was 3,10,000। So now it's 16,40,000 और इसके ऊपर अगर अपने को टैक्स का कैलकुलेशन करना है एज पर द स्लैब रेट देन इट विल बी 3,04,500। अब यहाँ से मुझे लेस करना है एग्रीकल्चरल रिबेट। अब यहाँ पर जब मैं एग्रीकल्चरल रिबेट का कैलकुलेशन करूँगा, जो मेरा एग्रीकल्चरल इनकम है उसके साथ मुझे ऐड करना है बेसिक एग्जामेशन लिमिट। अच्छा, यहाँ पर मिस्टर एक्स का एज हमने कंसिडर किया था 45 ईयर्स, तो यहाँ पर बेसिक एग्जामेशन लिमिट होने वाला है 2,50,000। अब ये जो अमाउंट आएगा इसके ऊपर हमें टैक्स का कैलकुलेशन करना है और जो भी टैक्स आएगा दैट विल बी योर एग्रीकल्चरल रिबेट। ओके, that is 24,500। दिस इज योर एग्रीकल्चरल रिबेट। ये एग्रीकल्चरल रिबेट लेस करने के बाद आपका टैक्स आफ्टर रिबेट बन जाता है 2,80,000। अब यहाँ पर मुझे ऐड करना है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सो ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करने के बाद जो मेरा टैक्स पेबल आएगा, टोटल टैक्स पेबल आएगा दैट विल बी 2,91,200। ओके, सो ये है आपका एग्रीकल्चरल रिबेट का कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसके बाद एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था दैट इज़ योर
अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम। अच्छा, ये जो अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम है इट विल बी टैक्सेबल एट 78%। मैं इफेक्टिव टैक्स रेट का बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये 78% का अगर अपने ब्रेकअप देखें, जो इसके ऊपर टैक्स लगने वाला है दैट इज 60%। सरचार्ज फिक्स किया गया है 25% एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% एज इट इज़। तो इन सबको अगर आप ऐड करेंगे ये 68% बैठता है। अच्छा, ये जो अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम है इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहला आपका कैश क्रेडिट, ओके। नेक्स्ट इज़ योर अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट जिनको आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाए हैं। अनएक्सप्लेन्ड मनी, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर एंड अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी। इन सब का डिटेल डिस्कशन क्लास में हो रखा था, तो ये थियोरेटिकल पॉइंट्स है, ये सब आपको रीड करना है। सो इसी के साथ चैप्टर 1 का रिवीजन यहाँ पर ख़त्म हो गया। थैंक यू।